बैक टू आवर चैनल फाइट फॉर योर ड्रीम्स। सो लेट्स फाइट विद मी, आई एम अमनदीप। हम कवर कर रहे हैं द लेक्सिकॉन की बुक फॉर जीएस पेपर 4 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि के लिए। इस एक बुक से हमारा जीएस पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा अगर आप हमारे साथ साथ में चलेंगे और आंसर राइटिंग साथ साथ में करते रहेंगे। ओके, डेली हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जब एक यूनिट कवर हो जाया करेगी तो लास्ट ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो पेपर है जीएस 4 वो अच्छे से रेडी हो जाए एग्जाम के लिए। ओके, देखिए आज हम कवर करेंगे नीति शास्त्र की शाखाएं। नीति शास्त्र कौन सा होता है? वो है वो मानक जो समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, उचित और अनुचित का मानदंड करने के लिए, ठीक है, निर्धारण करने के लिए। ये चीजें आपको पता है। देखिए आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इथिक्स कि नीति शास्त्र की शाखा कौन कौन सी है। वर्णनात्मक नीति शास्त्र है, आदर्शवादी है, अधिनीति शास्त्र है, व्यवहारिक नीति शास्त्र है। इसको हम बिल्कुल इजी वे में लर्न करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल कूल माइंड से। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूंगी, अकेले पीडीएफ के पीछे मत भागिए। पीडीएफ आपको हर जगह पर अवेलेबल है, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पीडीएफ तो हर जगह मिल जाएगा, किसी बुक का भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, बुक चाहिए आपको, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। पीडीएफ की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको कवर करना आना चाहिए। स्टार्टिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन खत्म करना मुश्किल होता है, ठीक है, खत्म करना मुश्किल होता है। एक बुक उठाइए, उसे खत्म कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए, तब जाके अपना एग्जाम प्रिपेयर होगा, है ना। छोटी छोटी चीजों से आप देखेंगे कि कोई भी चीजें हम करते हैं ना, वो स्टार्टिंग में हमसे नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते हैं तभी वो जाकर परफेक्ट होती है। और हमें परफेक्ट एग्जाम देना है, वहां पर सोचने का टाइम इतना नहीं मिलता है। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा और लिखना स्टार्ट कर दिया, और लिखेंगे तब लिख पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि एक बुक आप लीजिए, जो बुक आप पढ़ना चाहते हैं उस बुक को कवर कीजिए और रिवाइज कीजिए। पीडीएफ के पीछे मत भागिए, कोई छोटे मोटे कंटेंट के पीछे मत भागिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि डेली के तथ्य आपको दे दिए जाते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, किस सन में बनवाया, किस राजा के द्वारा बनवाया गया, है ना। ये सब चीजें फैक्ट नहीं पूछता है यूपीएससी, नहीं पूछे जाते यूपीएससी में फैक्ट बहुत कम। जब आप कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे तो फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए कम चीजों को याद रखना मुश्किल है ज्यादा चीजों की तुलना, ठीक है। ज्यादा याद रखना इजी है, बड़ा याद रखना इजी है। स्टोरी के तरीके से हम अच्छी चीजों सब चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट को हम कैसे याद करेंगे? बहुत सारे फैक्ट है, कितने फैक्ट हम कवर कर लेंगे, है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर जोर दीजिए। समझते अपने वर्णनात्मक नीति शास्त्र क्या होता है। देखिए वर्णनात्मक नीति शास्त्र यानी कि वर्णन करता है। ये नीति शास्त्र क्या करता है? वर्णन करता है। इस नीति शास्त्र के अंदर वर्णन किया जाता है किसका? नैतिकता से संबंधित जितने भी प्रचलित विश्वास हैं उन सब का वर्णन किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, इसके अंदर ये बताया जाता है कि समाज के अंदर कौन से नैतिक कर्म है, ऐसे कौन से ऐच्छिक कर्म है जो इंसान अपनी इच्छा से कर सकता है और समाज भी उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ऐसे ऐच्छिक कर्म जिसे समाज द्वारा वैल्यू दी जाती है, जिसे समाज में निंदनीय नहीं माना जाता, उन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं वर्णनात्मक नीति शास्त्र के अंदर, ठीक है। क्लियर है? ये सब चीजें होती है। नीति शास्त्र की वो शाखा है जिसमें नैतिकता से संबंधित विश्वास जो है उन विश्वासों का अध्ययन किया जाता है कि ये बातें सही है और ये बातें गलत है। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब हम किसी समाज के लोगों के जीवन को समझेंगे, ठीक है, लोगों के जीवन को समझेंगे। अब लोगों के जीवन को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो किन परंपराओं का पालन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस जीवन के अंदर किसी भी भारतीय समाज के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं दहेज प्रथा को, लोग फॉलो कर रहे हैं दहेज प्रथा को, तो समाज के अंदर इसको निंदनीय तो माना जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी अपनी इच्छा से इसको कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो ये क्या होता है? ये सब चीजें किसके अंदर आती है? ये आती है वर्णनात्मक नीति शास्त्र के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ये अलग अलग समुदायों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रतिमान करके प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत हमें पता चलता है नीति शास्त्र के उद्भव का, नीति शास्त्र के उद्भव का। मान लीजिए कि कोई समाज है,
ठीक है, समाज है, उस समाज के अंदर लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उस समाज के अंदर नीति शास्त्र यानी कैसे मानदंड होंगे समाज के, कन्या भ्रूण हत्या को उचित मानने के मानदंड होंगे। तो ठीक है, लोगों के जीवन को समझेंगे तभी हमें नीति शास्त्र के उद्भव का पता चलेगा और उसके विकास का पता चलेगा। इन सब का अध्ययन हम वर्णनात्मक नीति शास्त्र के अंदर करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें बहुत सारी परंपराओं का पता चलता है। कुछ परंपराएं रूढ़िवादी भी हो सकती हैं, कुछ परंपराएं अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ निषादों का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है, और उनके सॉल्यूशन का भी पता चलता है कि ये जो कुप्रथाएं थी इनको किस तरीके से नैतिकता ने भी खत्म किया। जैसे कि हमने देखा था सती प्रथा को राजा राम मोहन राय को नैतिक चेतना के द्वारा, है ना, प्रभावित करके खत्म कर दिया गया। क्लियर है, ठीक है। वर्णनात्मक नीति शास्त्र के अंतर्गत इस बात की खोज की जाती है कि समाज में कौन से नैतिक नियम और आदर्श प्रचलित है, कौन से नैतिक नियम यहाँ पर लोग कर सकते हैं, कौन से नैतिक कर्म अपनी इच्छा से लोग कर सकते हैं, आदर्श है जो प्रचलित है, या फिर ऐसे कौन से ऐच्छिक कर्म है जो समाज में नैतिक आधार पर निंदनीय माने जाते हैं। यानी कि मान लीजिए एक समाज है जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या को निंदनीय माना जाता है, तो वहाँ का नीति शास्त्र कैसा होगा, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध होगा, ठीक है। वहां के लोगों की नैतिकता का आधार क्या होगा, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध होगा। क्लियर है, पॉइंट समझ आ गया होगा। वर्णनात्मक वर्णन किया जाता है डिस्क्रिप्टिव, किसका, लोगों की जीवन का, लोगों के द्वारा जीवन में फॉलो किए जाने वाले कर्मों का। ओके, आदर्शात्मक नीति शास्त्र, आदर्श, देखिए आदर्श बता रहे हैं ये। अब इसके अंदर हमें इससे पता चल रहा है कि लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब चीजें आदर्श के बारे में बताती है। आदर्श नीति शास्त्र के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। आदर्शात्मक नीति शास्त्र का संबंध उस आदत या फिर मानदंड से है जिसके आधार पर उचित अनुचित आचरण का निर्णय लिया जा सकता है। आचरण आपको पता है ना, व्यक्तिगत तौर पर किए गए ऐच्छिक कर्म आचरण होते हैं, किसी व्यक्ति की आदत को हम आचरण बोलते हैं, ठीक है। ये उस मानदंड से है जिसके आधार पर उचित अनुचित आचरण का निर्णय लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर ये बताया जाता है कि व्यक्ति का आदर्श कैसा होना चाहिए, कैसा मानव का आचरण होना चाहिए, इस बात की विवेचना की जाती है आदर्शात्मक नीति शास्त्र के अंदर। ये हमारी हेल्प करती है जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारे सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या को निपटने में ये हमारी हेल्प करती है कि व्यक्ति का आदर्श कैसा होना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में नैतिक निर्णय किस तरीके से लेने, कौन से नैतिक निर्णय लेने हैं, हेल्प करता है ये हमारी, ठीक है। आदर्श नीति शास्त्र को हम बोलते हैं निर्देशात्मक नीति शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये शास्त्र बताता है कि मनुष्यों का आचरण कैसा होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, जो इस आचरण को मानेगा नहीं उसके लिए दंड। अब मान लीजिए समाज के अंदर चोरी करना बुरी बात है, और जो चोरी करता है उसके लिए समाज क्या रखता है, दंड भी तैयार रखता है ना। तो ये दंड का जो प्रावधान है वो आदर्शात्मक नीति शास्त्र के अंदर, ठीक है, आता है। अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो समाज के अंदर नैतिक विचलन है ना, नैतिकता का जो विचलन आ जाएगा, उससे क्या आएगा, समाज के लोगों के अंदर, समाज के लोग जो रह रहे हैं वहां पर, उनके जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है, यह आदर्शात्मक नीति शास्त्र ही है जो नैतिक आदर्शों से विचलन के कारण विचलित आचरण के लिए दंड का विधान करता है। यानी कि विचलित हो जाना, जो व्यक्ति अपने नैतिक आदर्शों से विचलित हो जाता है उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। साथ ही दंड के औचित्य को प्रमाणित करता है कि दंड देना जरूरी है, क्योंकि नैतिक विचलन हो जाने से, नैतिकता के रास्ते से भटक जाने से सामाजिक नैतिक व्यवस्था में क्या हो जाएगा, व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं ये कहाँ पर, अरस्तु के द्वारा दिया गया सद्गुण का सिद्धांत, कांट का निरपेक्ष आदेश संबंधी सिद्धांत, नील का उपयोगितावादी सिद्धांत और गीता का निष्काम कर्म, ये सब क्या करते हैं, आदेशात्मक नीति शास्त्र के प्रमुख उदाहरण है। इन सब में ये बताया गया है कि मानव को कठिन परिस्थितियों में भी अपने आचरण को पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें जैसे गीता के अंदर बताया गया कि हमें सभी का भला करना चाहिए, गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए, तो ये किस में आते हैं,
आदर्शात्मक नीति शास्त्र में। क्लियर है। वर्णनात्मक नीति शास्त्र क्या होता है, जो हमें बताता है कि समाज में लोग किस तरीके के रूल को, किस तरीके की नैतिकता को फॉलो करते हैं, वो होता है वर्णनात्मक नीति शास्त्र। आदर्शात्मक नीति शास्त्र वो होता है जिसके अंदर व्यक्ति के आदर्श का बताया जाता है कि व्यक्ति का आचरण किस तरीके का होना चाहिए, और ये आचरण से, नैतिक आचरण से विचलन होने पर दंड का प्रावधान भी करता है। अब देखिए अधिनीति शास्त्र यानी मेटाएथिक्स। मेटाएथिक्स का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है बाद में या फिर के परे, से परे। ओके, मेटा का मतलब होता है। इसके अंदर देखो अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत नीति शास्त्र से जुड़ी सभी संकल्प नाम एक बार ही अवलोकन करना है। यानी कि नीति शास्त्र के अंतर्गत जो जो आपको कहा गया है कि व्यक्ति का आचरण ऐसा होना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, ये उचित है, ये अनुचित है, ये इन सब चीजों के बारे में बताता है अधिनीति शास्त्र। ठीक है, ये जो उचित और अनुचित है, उचित अनुचित जो है, ये जो मान्यताएं हैं कि ये सही है, ये गलत है, उनके प्रमाण को सिद्ध करता है कि हाँ, अगर आप गलत काम करोगे तो आपके लिए ये सही नहीं होगा। ठीक है, नैतिक पदों के अर्थ और परिभाषा पर विचार करता है। ठीक है, मानव आचरण के मूल्यांकन के लिए जो हम यूज करते हैं ना, जब हम मानव का आचरण, जब मानव के बिहेव को जब हम समझते हैं कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये शुभ है या अशुभ है, अच्छा है या बुरा है, ये सब नैतिक शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, तब जो हमारा अधिनीति शास्त्र है, इसके अंदर हमें पता चलता है कि ये जो यूज कर रहे हैं वर्ड हम, उचित अनुचित, इनका एक्चुअल में क्या मीनिंग है, इनका एक्चुअल में क्या कोई औचित्य है, क्या इनकी कोई वैल्यू है। ठीक है, इन सब प्रश्नों की जो बात होती है वो अधिनीति शास्त्र के अंदर होती है। ठीक है, क्लियर है। इस बात की ये परीक्षा करता है कि इन अर्थों में इन पदों का वास्तविक अस्तित्व है या फिर नहीं है, कि इन पदों के अंदर कि ये उचित जो है वो क्या वास्तव में उचित है या नहीं है। ठीक है, कि अब मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल है, चोरी करना गलत बात है, तो ये गलत बात है या नहीं। ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, एक चोर है, वो गरीब के घर में घुस गया और वो गरीब बेचारा अपना पेट काट के किस ना किस तरीके से कुछ सामान जोड़ता है, और चोर उठा के उसका गैस सिलेंडर उठा के भाग रहा है। 810 रुपए का तो गैस सिलेंडर हो रहा है इस टाइम। तो वो क्या कर रहा है चोर, वो उस गरीब के मन को ठेस पहुंचा रहा है। उस गरीब ने अपने ईमान से, ईमानदारी से पैसे कमा के अपने लिए कोई सिलेंडर भरवाया था, लेकिन चोर ने क्या किया, उसने तो अपनी जरूरत के लिए उठा लिया, कोई मेहनत नहीं की, है ना। तो ये क्या होगा, क्या वो बताता है, अधिनीति शास्त्र वही बताता है कि जो गलत है क्या वो वास्तव में गलत है, उसका रिजल्ट देखता है कि बाद में क्या वो गलत होगा। ठीक है, ये सब चीजें होती है अधिनीति शास्त्र के अंदर। फिर बात आती है व्यवहारिक नीति शास्त्र की। व्यवहारिक यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, नीति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट लेकिन नैतिक रूप से विवादास्पद मुद्दे जैसे गर्भपात, जानवरों के अधिकारों की बात करना, इच्छा मृत्यु आदि का विश्लेषण किया जाता है। यानी आज के जो मुद्दे हैं उन सब चीजों को स्टडी किया जाता है व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, कोई प्रश्न व्यवहारिक नीति शास्त्र की विषय वस्तु है अथवा नहीं, इन दो बातों पर निर्भर करता है। देखिए, व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत जो आज के प्रेजेंट के जो मुद्दे आ रहे हैं, जैसे गर्भपात होना, जानवरों की अधिकारों की बात होना, इच्छा मृत्यु की बात होना, ये व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, डिबेट हो रही होती है। ठीक है, जिसके ऊपर विवाद हो रहे होते हैं। ये एक सामाजिक, जब मानवता पर बात आ जाती है कि हाँ अब वैक्सीनेशन अमीर को लगेगी, कोरोना की वैक्सीन जो है क्या पहले अमीरों को लगाई जाएगी या गरीबों को लगाई जाएगी, ये एक सामाजिक मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक मुद्दा बन जाता है और उसके बाद में लोग उस पर डिबेट करते हैं। एक बड़ी संख्या, लोगों की बड़ी संख्या उस पर डिबेट करती है कि आधार कार्ड वाले, लॉकडाउन के वक्त आधार कार्ड वाले लोग तो पैदल चल रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट वालों को हवाई जहाज से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि होना क्या चाहिए था, जिसके पास संसाधन नहीं है उसको संसाधन अवेलेबल करवाने चाहिए थे, उनको संसाधन प्रोवाइड करवाने चाहिए थे, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस मुद्दे को हम उठाते हैं और इस पर एक बड़ी संख्या के अंदर लोग डिबेट करते हैं, तब ये एक क्या बन जाएगा, विवादास्पद यानी विवाद से भरा हुआ मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंदर जब
हमें पता चले कि क्या ये मुद्दा विवादास्पद है या नहीं, तब हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये विवाद का मुद्दा बनेगा। या तो इसके अंदर जो कोई मुद्दा है, मान लीजिए गर्भपात सही है या गलत है, तो गर्भपात के पक्ष और विपक्ष के अंदर, पक्ष और विपक्ष के अंदर लोगों के अंदर मतभेद हो, और लोग पक्ष के अंदर भी अपने तर्क दे रहे हो और विपक्ष में भी अपने तर्क दे रहे हो, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा। और ये तर्क और वितर्क देने वाले लोगों की संख्या बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में ये मुद्दा सिर्फ सामाजिक विवाद नहीं होना चाहिए, सामाजिक विवाद नहीं होना चाहिए, ये नैतिक रूप से भी विवादास्पद होना चाहिए कि ये व्यक्ति की नैतिकता सही है क्या, है ना, कि ये व्यक्ति के द्वारा किए गए इसकी इच्छा से कर्म क्या ये सही है ना। तो ये नैतिक रूप से भी विवादास्पद होना चाहिए, सामाजिक मुद्दा होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ का पासवर्ड है 123। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जैव नीति शास्त्र के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।